वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ईसीटी के बारे में कि ईसीटी क्या होता है। ईसीटी ईसीटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं ईसीटी को। इसका दूसरा नाम है शॉक थेरेपी, तो इसको शॉक थेरेपी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ईसीटी। तो ईसीटी क्यों डिस्क्राइब की गई थी? ईसीटी का मेन उद्देश्य क्या था? ईसीटी जो है वो इसलिए देते हैं कि ईसीटी के कारण हमारे जो बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन की न्यूरल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिस कारण जो हमारे साइकोटिक सिम्टम होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। इसीलिए हम ईसीटी को दिया गया है साइकोटिक पेशेंट को, इसलिए ईसीटी को देते हैं ताकि उसको सीजर्स आए और उसके जो साइकोटिक सिम्टम है वो सबसाइड हो जाए और वो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाए, इसलिए ईसीटी को दिया गया है। अब जो ईसीटी है वो ईसीटी से पहले ईसीटी देने से पहले दो साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट है। ईसीटी से देने से पहले जो ईसीटी का मेन उद्देश्य था, उसका मतलब क्या था ईसीटी का, कि जो इलेक्ट्रिक वो न्यूरॉन की जो न्यूरल एक्टिविटी है उसको, जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन है उसकी न्यूरल एक्टिविटी को इंक्रीज करना, जिस कारण सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ईसीटी का मेन उद्देश्य है कि सीजर्स को प्रोड्यूस करना, सीजर्स प्रोड्यूस होएंगे तो साइकोटिक सिम्टम सबसाइड हो जाएगा। तो इससे पहले एक 1927 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था साकिल। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एक थेरेपी दी जिसका नाम था इंसुलिन शॉक थेरेपी। इनका नाम था साकिल। इन्होंने इंसुलिन शॉक थेरेपी दी गई, इन्होंने इंसुलिन शॉक थेरेपी दी 1927 के अंदर इंसुलिन शॉक थेरेपी दी। इंसुलिन शॉक थेरेपी क्यों दी? इंसुलिन शॉक थेरेपी इसलिए दी ताकि उसको उसके जो न्यूरल एक्टिविटी है न्यूरॉन की वो इंक्रीज हो जाए, जिस कारण उसको सीजर्स आ जाए। तो सीजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन शॉक थेरेपी दी गई। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन शॉक थेरेपी का इसमें हुआ कि हाई डोज ऑफ इंसुलिन की हाई डोज दी, इंसुलिन की हाई डोज दी पेशेंट को, जिस कारण जो न्यूरल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन की न्यूरल एक्टिविटी है वो क्या हो गई? वो इंक्रीज हो गई। न्यूरल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन की इंक्रीज हो गई, जिस कारण जो हमारी बॉडी के अंदर जिस कारण सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसलिए सीजर्स प्रोड्यूस हुए, और सीजर्स प्रोड्यूस हुए तो साइकोटिक जो सिम्टम है वो सबसाइड हो गए। साइकोटिक सिम्टम्स और सबसाइड्स जो साइकोटिक सिम्टम है वो सबसाइड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो हाई डोज इंसुलिन की दी हम, अगर कोई साइकोटिक पेशेंट है उसको साइकोटिक सिम्टम आ रही है तो उसको हाई डोज ऑफ इंसुलिन की हाई डोज दी, जिस कारण उसके न्यूरल एक्टिविटी है न्यूरॉन की वो इंक्रीज हो गई, जिस कारण उसको सीजर्स प्रोड्यूस हो गए और साइकोटिक सिम्टम है सबसाइड हो गए। बट जब हम उसको हाई डोज ऑफ इंसुलिन देते हैं, जब हम उसको हाई डोज ऑफ इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पेशेंट होता है वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। अगर हम पेशेंट को इंसुलिन की हाई डोज दे दे तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो मतलब कि इंसुलिन शॉक थेरेपी देने का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। ये कॉम्प्लिकेशन हो गया इसका इंसुलिन शॉक थेरेपी का। अगर उसको इंसुलिन शॉक थेरेपी दी तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट में इसमें क्या देते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया को अगर मैनेज करें, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसको मैनेज करेंगे, तो इसमें हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते थे, जिनका नाम था D25 एंड D20 एंड D25 देते थे, जिस कारण जो पेशेंट था उसका जो ब्लड शुगर था वो नॉर्मल हो जाता था। नॉर्मल शुगर लेवल, जो पेशेंट है उसका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता था। इसीलिए जो इंसुलिन शॉक थेरेपी 1927 के अंदर साकिल के द्वारा दी गई। इसमें इंसुलिन शॉक थेरेपी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हाई डोज ऑफ इंसुलिन, पेशेंट को इंसुलिन की हाई डोज प्रोवाइड करते थे, जिस कारण जो न्यूरल एक्टिविटी है न्यूरॉन की वो इंक्रीज हो जाती थी, जिस कारण सीजर्स प्रोड्यूस होते थे। अगर सीजर्स प्रोड्यूस हुए, जो साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट को वो सबसाइड हो जाएंगे। बट
जब हम हाई डोज ऑफ इंसुलिन देते थे पेशेंट को तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता था, जिस कारण उसको हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट में देते थे हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट D25 एंड D20, जिस कारण उसका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाता था। तो इसलिए इस थेरेपी को 1927 के अंदर दी, पर इसका जो कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, इसलिए ये अच्छी नहीं मानी गई। इसलिए फिर एक दूसरी थेरेपी आई जिसका नाम था मेडमा थेरेपी। एक दूसरी थेरेपी गई 1934 के अंदर, एक दूसरी थेरेपी का जिसका नाम था मेडमा थेरेपी। मेडमा थेरेपी, मेडमा थेरेपी दी गई 1934 के अंदर। इसका क्या काम था? एक इसमें इंजेक्शन प्रोवाइड करते थे। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कि मेडमा थेरेपी में एक इंजेक्शन देते थे पेशेंट को, एक इंजेक्शन देते थे जिसका नाम था कैम्फोर। कैम्फोर का इंजेक्शन प्रोवाइड करते थे पेशेंट को, जिस कारण जो उस कारण उसको सीजर्स प्रोड्यूस होते थे और साइकोटिक सिम्टम सबसाइड हो जाते थे। जो साइकोटिक सिम्टम है वो सबसाइड हो जाते थे। तो ये भी साइकोटिक सिम्टम को सबसाइड करने के लिए अच्छी थेरेपी मानी गई थी, जिसका नाम था मेडमा थेरेपी। जो इंजेक्शन कैम्फोर देते थे जिस कारण सीजर्स प्रोड्यूस होते थे पेशेंट को, उसके साइकोटिक सिम्टम सबसाइड होते थे। पर ये इसलिए अच्छी नहीं रही ताकि जो सीजर्स आते थे वे ये नहीं पता कि कितने टाइम के लिए सीजर्स आए। कोई मतलब कि दिया जो इंजेक्शन दिया तो पेशेंट को 10 मिनट के लिए भी सीजर्स आ सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी सीजर्स आ सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी आ सकते हैं। तो मतलब कि कोई कंफर्म नहीं था कि कितने टाइम के लिए कितने टाइम के लिए सीजर्स आएंगे, इसीलिए इसको भी बेस्ट नहीं माना गया। इसीलिए इन दो थेरेपी को बेस्ट नहीं माना गया, दोनों की दोनों, एक मेडमा थेरेपी को, एक इंसुलिन शॉक थेरेपी को। फिर इसके बाद एक थेरेपी आई जिसका नाम था, थर्ड थेरेपी आई जिसका नाम था इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी आई और ये किसके द्वारा दी गई? जो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी है ये दी गई बिन्नी सेरलेटी के द्वारा दी गई। और कब दी गई? 1938 के अंदर। 1938 के अंदर जो ECT दी गई, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, बिन्नी सेरलेटी के द्वारा दी गई। और कब दी गई? 1938 के अंदर दी गई। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ECT का, ये वे है, जब भी हम किसी को इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन थेरेपी देते हैं या शॉक थेरेपी देते हैं तो क्या करते हैं? लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, पास फ्रॉम द ब्रेन में को लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिस कारण जो न्यूरल एक्टिविटी है, न्यूरल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन की न्यूरल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। न्यूरल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन की इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण पेशेंट को प्रोड्यूस होते हैं सीजर्स पेशेंट को प्रोड्यूस हुए, जिस कारण पेशेंट को सीजर्स प्रोड्यूस होते थे। सीजर्स प्रोड्यूस हुए तो जो पेशेंट है उसको सीजर्स प्रोड्यूस हुए किस तरीके से? जो लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास किया थ्रू द ब्रेन में को, जिस कारण न्यूरल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन की इंक्रीज हो गई, जिस कारण सीजर्स प्रोड्यूस हुए। तो हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटी है, जो मसल्स एक्टिविटी है वो इंक्रीज द मसल्स एक्टिविटी। अगर सीजर्स प्रोड्यूस हुए तो मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो उसी को बोलते हैं कन्वर्जन। मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना उसको बोलते हैं कन्वर्जन। जब हम सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं तो सीजर्स में हमारे कन्वर्जन आता है, और कन्वर्जन आने के बाद उसको जो साइकोटिक सिम्टम है वे सबसाइड हो जाते थे। साइकोटिक सिम्टम आर सबसाइड्स, जो साइकोटिक सिम्टम है वो सबसाइड हो गए पेशेंट के, जिसको बोलते हैं ECT। तो ECT का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ECT क्या होती है? ये दो थेरेपी, इंसुलिन शॉक थेरेपी और मेडमा थेरेपी के बाद थर्ड थेरेपी है जिसका नाम था ECT। ECT बिन्नी सेरलेटी के द्वारा दी गई, 1938 के अंदर दी गई। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वे ये है कि लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास करता है फ्रॉम द ब्रेन में को, जिस कारण जो न्यूरॉन की न्यूरल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण प्रोड्यूस होते हैं सीजर्स प्रोड्यूस होएंगे। तो जो मसल्स एक्टिविटी है वे इंक्रीज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन। मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो जानी हमारी बॉडी की, उसको बोलते हैं कन्वर्जन।
जिस कारण जो साइकोटिक सिम्टम है वे सबसाइड हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं ईसीटी। तो जो ईसीटी है इसलिए बेस्ट रही क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था ज्यादातर, और जो इसका एक मेन था कि जो सीजर्स आते थे, हम क्यों ईसीटी क्यों दे रहे हैं, ताकि सीजर्स प्रोड्यूस हो, सीजर्स प्रोड्यूस होगा तो साइकोटिक सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे। इसीलिए जो भी सीजर्स आते थे वे एक परफेक्ट टाइम के लिए आते थे, कंफर्म टाइम कि ये 5 मिनट के लिए सीजर्स आएंगे, कि एक टाइम पीरियड था कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आएंगे। अगर हम 2 मिनट के लिए देना चाहेंगे सीजर्स को तो 2 मिनट के लिए आएंगे। 5 मिनट के लिए अगर हमें सीजर 5 मिनट के लिए प्रोड्यूस कराने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रोड्यूस होंगे। ये एक मेन था कि टाइम फिक्स पीरियड था कि इस इतने टाइम के लिए ही सीजर्स आएंगे, उस इसलिए जो ईसीटी है वो बेस्ट मानी गई। अब बात करते हैं हम ईसीटी, ये 3 होगी, एक होती है इंसुलिन शॉक थेरेपी, मैडमा थेरेपी और इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। 3 थेरेपी के द्वारा ही जो साइकोटिक सिम्टम है इसमें जब सबसे बेस्ट मानी गई ईसीटी मानी गई। तो इसके बाद बात करते हैं हम ईसीटी के टाइप ऑफ ईसीटी। ईसीटी होती है, ये कितने टाइप की होती है ईसीटी? ईसीटी टाइप्स ऑफ ईसीटी, टाइप्स ऑफ ईसीटी। ईसीटी कितने टाइप की होती है? जो ईसीटी होती है वो कितने टाइप की होती है? जो ईसीटी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट ईसीटी, एक होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। फर्स्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट ईसीटी और सेकंड होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी 2 तरीके की ईसीटी होती है, एक डायरेक्ट ईसीटी होती है, एक इनडायरेक्ट ईसीटी होती है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी क्या होती है? डायरेक्ट ईसीटी, डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है, इसमें जो पेशेंट होता है, अगर पेशेंट है तो उसको क्या करते हैं, लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट passed from the brain without using the sedation and muscle relaxant। जो डायरेक्ट ईसीटी होती है इसमें जो पेशेंट होता है उसको जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं उसके ब्रेन में को, तो ना तो उसको सेडेशन देते और ना ही देते उसको मसल रिलैक्सेंट और सेडेशन नहीं देते, जिस कारण जो ईसीटी वाला पेशेंट है, जिसको हम ईसीटी दे रहे हैं उसको कॉम्प्लिकेशन आ जाते थे। अगर हम डायरेक्ट ईसीटी देते उसके कॉम्प्लिकेशन थे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेक्ट ईसीटी। जो डायरेक्ट ईसीटी थे उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेक्ट ईसीटी। जो डायरेक्ट ईसीटी उसके कॉम्प्लिकेशन थे। एक कॉम्प्लिकेशन क्या था? फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन टीथ डिसलोकेशन। जो टीथ है वे डिसलोकेशन हो जाते थे, टीथ डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते थे। और दूसरा फ्रैक्चर हो सकता था पेशेंट को, फ्रैक्चर इसलिए नोट करते हैं फ्रैक्चर। जो डायरेक्ट ईसीटी होती है ये क्या होती है, लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं फ्रॉम द ब्रेन में को विदाउट यूजिंग ऑफ द सेडेशन एंड मसल रिलैक्सेंट, जिस कारण पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थे। 2 कॉम्प्लिकेशन है, एक होता है टीथ डिसलोकेशन और दूसरा होता है फ्रैक्चर और टीथ डिसलोकेशन होने के चांसेस थे। इसके बाद होते हैं दूसरी जो डायरेक्ट ईसीटी, इसके बाद होते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी क्या होती है? इनडायरेक्ट ईसीटी में होते हैं लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट पास्ड फ्रॉम द ब्रेन विद या यूजिंग द मसल्स रिलैक्सेंट एंड सेडेशन और मसल रिलैक्सेंट के साथ लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे। तो जो मसल सेडेशन क्या होता है? सेडेशन देते हैं कि नींद आ जाए उसको बोलते हैं सेडेशन, आराम से मतलब सुला देना, रिलैक्सेशन फॉर्म में देना, तो उसको सेडेशन देते। सेडेशन में क्या देते? थियोपेंटोन देते थे, सेडेशन देंगे। और जो मसल रिलैक्सेंट थे, सेडेशन देते थे, और जो मसल रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट में क्या देते? सक्सेनाइल कोलिन देते थे मसल रिलैक्सेंट में,
सक्सिनाइल कोलिन। जब भी हम इनडायरेक्ट ईसीडी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो उसमें लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास करता है फ्रॉम द ब्रेन में को, जिस कारण उसमें यूज करते हैं मसल रिलैक्सेंट और सेडेशन का यूज करके लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ब्रेन में को। सेडेशन में देते हैं थियोपेंटोन और मसल रिलैक्सेंट में देते हैं सक्सेनाइल। जो इसका एक जो मसल रिलैक्सेंट और सेडेशन देते थे, इसका क्या वर्क था? इसका वर्क था कि ये कॉम्प्लिकेशन को प्रोड्यूस नहीं करते थे, नो प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन। इस कारण पेशेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता था, नो प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन, जिस कारण पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता था। तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट ईसीटी है वो डायरेक्ट ईसीटी से बहुत बेहतर होती है, इसीलिए इनडायरेक्ट ईसीटी को दूसरा नाम से जाते हैं मॉडिफाइड ईसीटी। इसको मॉडिफाइड ईसीटी भी कहते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी कि मॉडिफाई करा के कोई चीज मॉडिफाई में सेडेशन देते और मसल रिलैक्सेंट देते, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी। प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसके बाद कहते हैं टाइप ऑफ ईसीटी के बारे में बात करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड्स को कहां कहां पर प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स के जो प्लेसमेंट है वे दो है, एक होते हैं बायलेटरल, एक होते हैं यूनिलेटरल। तो जो बायलेटरल और यूनिलेटरल, इसमें क्या डिफरेंस है कि किस तरीके से जो ईसीटी के इलेक्ट्रोड है वो किस तरीके से प्लेसमेंट करते हैं, ईसीटी के इलेक्ट्रोड के कारण ही करंट को पास करते हैं फ्रॉम द ब्रेन में को। तो फर्स्ट होता है बायलेटरल प्लेसमेंट और एक होता है यूनिलेटरल प्लेसमेंट। इसमें क्या डिफरेंस है? जो बायलेटरल होता है इसमें क्या देते हैं, बाय फ्रंटल टेम्पोरल रीजन। इसके जो प्लेसमेंट है, जो इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट है, इस तरीके से प्लेसमेंट, तो वे यहां पर मतलब कि बाय फ्रंटल टेम्पोरल रीजन। बाय फ्रंटल टेम्पोरल रीजन क्या होता है? ये होता है फ्रंटल और ये होता है फ्रंटल, ये होता है टेम्पोरल। इसके रीजन में बीच में लगाते हैं बाय फ्रंटल टेम्पोरल रीजन, दोनों साइड लगाते हैं बाय फ्रंटल टेम्पोरल रीजन। इसमें क्या होता है? फ्रंटल टेम्पोरल रीजन। जो इलेक्ट्रोड है यूनिलेटर में फ्रंटल टेम्पोरल रीजन सिर्फ एक ही साइड लगाएंगे और बाय फ्रंटल टेम्पोरल रीजन पे दोनों साइड लगाते हैं जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको। इसमें क्या होता है? अबाउट जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेस कहां पर करते हैं? 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द मिड लाइन, 2.5 सेंटीमीटर अबाउट द मिड लाइन ऑफ द outer canthal of the eye and tragus of the ear। जो इलेक्ट्रोड होते हैं 2.5 सेंटीमीटर अबाउट द मिड लाइन ऑफ द आउटर कैंथर ऑफ द आई एंड ट्रेगस ऑफ द ईयर। आउटर कैंथर ऑफ द आई एंड ट्रेगस ऑफ द ईयर के मतलब कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो कहां पर प्लेस करते हैं। जैसे मान लेते हैं जो कोई पेशेंट है ईसीटी का, जिसको ईसीटी देते हैं वो पेशेंट है, तो उसके जो यहाँ पर होता है ये तो फ्रंटल, ये होता है टेम्पोरल। तो मतलब कि जो ये होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं आउटर कैंथर ऑफ द आई, और इसको बोलते हैं ट्रेगस ऑफ द ईयर। इसके यहाँ पर जो मिड लाइन खींचती है, यहाँ पर इसकी मिड लाइन करें, मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर, मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर अबव देते हैं और प्लेसमेंट करते हैं दोनों साइड पे, उसको बोलते हैं बायलैटरल प्लेसमेंट देते हैं इलेक्ट्रोड का। और यूनिलैटरल में क्या होता है कि फ्रंटल टेम्पोरल रीजन सिर्फ एक ही साइड देते हैं कि यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड लगाएंगे, उसमें यूनिलैटरल में और बायलैटरल में दोनों साइड लगेंगे। जो बायलैटरल होता है ये क्या होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। अगर किसी को बायलैटरल ईसीटी दे रहे हैं, बायलैटरल प्लेसमेंट पे ईसीटी दे रहे हैं, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। और जो यूनिलैटरल होता है ये लेस इफेक्टिव होता है, इसका जो इफेक्ट है वो लेस इफेक्टिव होता है, इसका लेस इफेक्ट पड़ता है। इसके जो है ये मोर साइड इफेक्ट होते हैं इसके। अगर किसी को हम बायलैटरल प्लेसमेंट पे ईसीटी दे रहे हैं तो इसके मोर साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट इज मोर होते हैं। और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ये लेस साइड इफेक्ट होते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ये लेस साइड इफेक्ट होते हैं। ये नॉट बेस्ट, ये बेस्ट नहीं होती, ज्यादातर लोगों को ये बेस्ट नहीं होती कि दोनों साइड देते हैं तो मोर साइड इफेक्ट आएगा, तो इसलिए बेस्ट नहीं मानी जाती। और ये बेस्ट होती है, ये क्या होती है, ये बेस्ट होती है।
और जो यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल प्लेसमेंट होता है, इसमें एक होता है अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है, अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो उसके राइट साइड पे लगाइए। मान लिया एग्जांपल के तौर पे मैं राइट हैंड से राइट करता हूँ, मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, तो अगर मुझे ईसीटी दे रहा है कोई तो मैं राइट हैंड पे लिखूंगा, जो ब्रेन की है राइट साइड में ही लगाएगा मुझको। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मुझको लेफ्ट हैंड इस तरह लगाते हैं, ब्रेन की लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई राइट साइडेड पर्सन, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द हैंडेड पर्सन, कि अगर कोई पेशेंट राइट हैंडेड है तो उसको जो इलेक्ट्रोड है, यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड है, वो राइट साइड में लगाएंगे, और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसको लेफ्ट साइड में लगेंगे। तो ये होता है बायलेटरल प्लेसमेंट, और ये होता है यूनिलेटरल प्लेसमेंट। इसके बाद आता है पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, पैरामीटर ऑफ द ईसीटी। ईसीटी देते हैं तो उसमें पैरामीटर का यूज करते हैं, पैरामीटर ऑफ द ईसीटी, पैरामीटर्स की बात करते हैं। अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो कितना करंट पास करें, कितनी वोल्टेज का दे, ये बताते हैं कि इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में आता है अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट कितना करंट लेंगे, 1200 से 1600 एम्पियर का करंट लेते हैं, और जो वोल्टेज लेते हैं, जो वोल्टेज लेते हैं 10, पैरामीटर होता है ये इतना लेते हैं, जो वोल्टेज लेते हैं 60 टू 110, जो करंट है वो लेते हैं 1200 से 1600 एम्पियर, और जो वोल्टेज लेते हैं 60 से 110 वोल्टेज लेते हैं। ये होता है पैरामीटर ऑफ द ईसीटी। और इसके बाद आते हैं ड्यूरेशन ऑफ द ईसीटी, ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी अगर किसी को दे रहा है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी अगर किसी पेशेंट को दे रहा है तो कितने समय के लिए, ड्यूरेशन क्या होती है, जो ड्यूरेशन होती है 0.6 टू 1 सेकेंड, कि 0.6 से लेकर 1 सेकेंड तक ही ईसीटी पेशेंट को दे सकते हैं। अब जो होता है कि क्या नाम, ड्यूरेशन ऑफ द ईसीटी और पैरामीटर बता दिए। इसके बाद करते हैं हाउ टू मेजर सीजर्स। सीजर्स को किस चीज से मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द सीजर्स, सीजर्स को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो जो मेजर करने के सीजर्स को जो टाइप होते हैं वो दो तरीके से सीजर्स को मेजर कर सकते हैं। एक होते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एक होता है बीपी कफ मेथड। बीपी कफ मेथड और ईईजी के अकॉर्डिंग सीजर्स को मेजर करते हैं कि कौन सा सीजर है, कितने समय के लिए सीजर है। ये होता है ईईजी के अकॉर्डिंग, और बीपी कफ मेथड के अकॉर्डिंग सीजर्स को मेजर करते हैं। इसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ द ईसीटी। ईसीटी किस किस पेशेंट को दे सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ द ईसीटी, कौन कौन से पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। एक होता है अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन वाले पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं। एक होता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को ईसीटी देते हैं। और एक होता है सुसाइडल थॉट, अगर किसी को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो उसको ईसीटी देते हैं, ईसीटी के अकॉर्डिंग ट्रीट हो सकते हैं। इसके बाद होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ईसीटी, कौन से पेशेंट को ईसीटी नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ईसीटी, कि किस किस पेशेंट को ईसीटी नहीं देते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी में आता है अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो उस वाले पेशेंट को ईसीटी नहीं दे सकते, फ्रैक्चर वाले पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड नहीं करते। अगर किसी को मेनिंजाइटिस हुआ हो, अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो उसको नहीं दे सकते। अगर किसी का आईसीपी, इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ हो, उस पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट को ईसीटी नहीं दे सकते। अगर किसी को हाइड्रोसिफेलस है, अगर किसी को हाइड्रोसिफेलिस है उस पेशेंट को ईसीटी का नाम ईसीटी नहीं दे सकते। ये होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ईसीटी। इसके बाद आता है रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ईसीटी, किस किस पेशेंट को ईसीटी दे सकता है बट इमरजेंसी केस में। रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ईसीटी, रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी।
कि किस पेशेंट को इमरजेंसी केस में ईसीटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट, अगर कोई प्रेग्नेंट है उसको अगर इमरजेंसी के लिए दे रहे हैं ईसीटी तो दे सकते हैं, वरना इसको नहीं दे सकते। अगर किसी का रिसेंट एमआई हुआ हो, रिसेंट एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, उस वाले पेशेंट को दे सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी केस में। एक होता है ओल्ड पर्सन को भी दे सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी केस में। और एक होता है पेसमेकर वाले पेशेंट को दे सकते हैं। पेसमेकर, किसी का इम्प्लांट हुआ हो, जिस तरीके से वॉल डल जाती है, हार्ट की वॉल डलती है, इस तरीके से पेसमेकर वाले पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को, रिसेंट एमआई वाले पेशेंट को या ओल्ड पर्सन को रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ईसीटी, उसको बोलते हैं रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी। इसके बाद होता है साइड इफेक्ट ऑफ द ईसीटी। साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, अगर किसी पेशेंट को ईसीटी दे रहा है, साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, अगर किसी पेशेंट को ईसीटी दे रहे हैं तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। उसका जो साइड इफेक्ट होता है, पहला जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है लॉस ऑफ मेमोरी। उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, लॉस ऑफ मेमोरी। एक होता है डिसओरिएंटेशन, उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है। डिसओरिएंटेशन का मतलब कि जैसे टाइम, प्लेस एंड पर्सन, वो इन सबको पहचानना बंद कर देगा। सबसे पहले वो क्या नाम, टाइम को नहीं पहचान पाएगा, फिर उसको प्लेस को कि कहाँ पर है वो, फिर वो पर्सन को कि जिसके साथ है उसका पर्सन का मतलब कौन है पर्सन, वो टाइम क्या है वहाँ पर, प्लेस किस जगह पर है। तो इस तरीके से डिसओरिएंटेशन हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकते हैं, और एक फ्रैक्चर भी हो सकता है पेशेंट को। अगर किसी को ईसीटी दे रहे हैं तो उसको फ्रैक्चर भी होने के चांसेस है। तो ये होता है साइड इफेक्ट ऑफ द ईसीटी। इस तरीके से ईसीटी हो सकती है कि ये होता है रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ईसीटी, साइड इफेक्ट ऑफ द ईसीटी। साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी में आता है लॉस ऑफ मेमोरी, डिसओरिएंटेशन, फ्रैक्चर, और ये होता है लॉस ऑफ मेमोरी। इस तरीके से इसके बाद आता है रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, रोल ऑफ नर्स। इसके बाद आता है कि क्या क्या रोल है नर्स का। अगर किसी को ईसीटी दे रहे हैं तो उसमें नर्सिंग का क्या रोल है। रोल ऑफ नर्स में क्या होता है, रोल ऑफ नर्स, अगर किसी पेशेंट को ईसीटी दे रहे हैं तो उसमें नर्स का क्या रोल है। तो नर्स का रोल है, पहले होता है कि प्री प्रोसीजर से पहले क्या रोल है, प्री प्रोसीजर से पहले क्या है। अगर किसी को पेशेंट को ईसीटी दे रहे तो उसका पहला क्या रोल है नर्स का, कि प्री प्रोसीजर से पहले क्या रोल है नर्स का। नर्स का रोल है, फर्स्ट जो रोल होता है नर्स का, ये होता है चेक द वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करिए। फिर क्या करते हैं, होल्ड एंटी कन्वल्जेंट, जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है उसको क्या करनी है, उसको होल्ड कर, उसको रोक कर रखना है। नील पर ओरल, NOP, नील पर ओरल, कि पेशेंट को कोई भी खाना नहीं देना बिफोर 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे पहले तक पेशेंट को नील पर ओरल रखना है, कोई भी खाना नहीं देना। और क्या करना है, उसको रिमूविंग द ज्वेलरी, अगर जो कोई पेशेंट ज्वेलरी पहना उसको रिमूव करनी है। नेल पॉलिश को उसकी रिमूव करनी है, नेल पॉलिश को, अगर किसी ने नेल पॉलिश लगाया उसको रिमूव करनी है। और क्या करना है, रिमूव द टाइट क्लॉथ, अगर किसी पेशेंट ने टाइट क्लॉथ पहने हुआ उसको रिमूव करना है। टाइट क्लॉथ नहीं पहनाने पेशेंट को अगर किसी को भी ईसीटी दे रहा है। और हेयरिंग शैम्पूइंग करना, अगर उसके बालों में तेल लगा हुआ है पेशेंट के, अगर उसने तेल वेल लगाया हुआ है तो उसको शैम्पूइंग कर, उसको धोने हैं, शैम्पूइंग हेयर। तो ये होता है प्री प्रोसीजर पहले, के प्रोसीजर से पहले ये पेशेंट के साथ करना है, उसके चेक करने वाइटल साइन को, होल्ड कर लिए एंटी कन्वर्जेंट ड्रग को, नील पर और रखना है, रिमूविंग करते ज्वेलरी एंड नेल पॉलिश, रिमूविंग द टाइट क्लॉथ एंड ये टाइट क्लॉथ, और शैम्पूइंग हेयर करने। और एक ड्रग होती है जिसको मतलब कि इसके बाद होता है जो, अगर किसी को प्री प्रोसीजर से पहले अगर हम पेशेंट को ईसीटी पर ले जा रहे हैं तो उसमें और होते हैं सिम्टम, जिसमें कहते हैं एक एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाते हैं, गिवन इंजेक्शन एट्रोपिन बिफोर 30 मिनट पहले पेशेंट को इंजेक्शन लगा देते हैं एट्रोपिन का, एमआई रूट से
पेशेंट को MI रूट से पेशेंट को एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं और एम्प्टी करने हैं उसके, एम्प्टी द बाउल एंड ब्लेडर, बाउल एंड ब्लेडर को एम्प्टी करना है। ये होता है प्री प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से पहले ये नर्सिंग ऑफिसर को रोल अपनाने होता है, नर्सिंग ऑफिसर का एक होता है। इसके बाद ये होता है प्री प्रोसीजर, इसके बाद आता है इंट्रा प्रोसीजर। प्रोसीजर करते समय क्या करना है, इंट्रा प्रोसीजर। सेकंड होता है इंट्रा प्रोसीजर। जब प्रोसीजर कर रहे हो उस समय नर्स को क्या करना पड़ता है, इंट्रा प्रोसीजर करते हैं उसको पहले तो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करानी है, सुपाइन पोजीशन टू टेक ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है। द पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है। और क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देने के बाद चेक द वाइटल साइन, वाइटल साइन को चेक करने हैं, चेक द वाइटल साइन, वाइटल साइन को चेक करने हैं। सेट करने हैं, सेट द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स है उसको सेट करने हैं, जिस तरीके से करंट होगा कि कितना करंट देना है और वोल्टेज कितनी वोल्टेज देना, तो ये करना पड़ता है इंट्रा प्रोसीजर में। और उसको क्या देते हैं, प्रोवाइड द मसल्स रिलैक्सेंट, जो मसल्स रिलैक्सेंट है, एंड सडेशन, ये भी प्रोवाइड करानी है उसको, मसल रिलैक्सेंट भी देने हैं, सडेशन भी देनी है। और उसको जो एट्रोपिन का इंजेक्शन हो गया, इसके बाद प्रोवाइड द मसल रिलैक्सेंट एंड सडेशन, उसको मसल रिलैक्सेंट और सडेशन प्रोवाइड। अब करने हैं सीक्वेंस ऑफ द के कौन कौन से सीक्वेंस है, हम मसल रिलैक्सेंट देके पहले मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करनी या सडेशन देना या एट्रोपिन देना, तो क्या नाम सीक्वेंस बताना, सीक्वेंसेस क्या है। पहला सीक्वेंस में क्या है, उसको एट्रोपिन देना है, एट्रोपिन, फिर उसको सडेशन प्रोवाइड करनी है, और जो थर्ड होता है उसको मसल रिलैक्सेंट देनी है, मसल रिलैक्सेंट देनी है, मसल्स रिलैक्सेंट। जो मसल रिलैक्सेंट होती है सक्सेनाइल कोलिन, उसको ये प्रोवाइड करना है। सडेशन में थियोपेंटोन देना, एट्रोपिन देना। तो इस सीक्वेंस में पहले देना है उसको एट्रोपिन, एट्रोपिन देने के बाद उसको सडेशन प्रोवाइड करनी, सडेशन देने के बाद उसको मसल रिलैक्सेंट देना। ये होता है इंट्रा प्रोसीजर करते समय ये सीक्वेंस अपनाना है। और फिर इसके बाद होता है डिलीवर द सोक, डिलीवर द सोक, सोक को डिलीवर करना है। फिर उसके बाद हमको सोक प्रोवाइड करना है, ईसीडी को क्या नाम, जो पेशेंट होता है उसको सोक डिलीवर कर देते हैं। इसके बाद होता है, एक होता है प्री प्रोसीजर, एक होता है इंट्रा प्रोसीजर। इसके बाद होता है पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर के अगर किसी पेशेंट का इंट्रा प्रोसीजर हो चुका, उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर में उसको नर्सिंग को क्या क्या रोल होता है, कि नर्सिंग को क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है पेशेंट को, उसको साइड लाइनिंग पोजीशन देनी है, साइड लाइनिंग पोजीशन प्रोवाइड, पेशेंट को साइड लाइनिंग पोजीशन प्रोवाइड करनी, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको साइड लाइनिंग पोजीशन देनी है। और सेकंड होता है चेक करने उसके वाइटल साइन को, चेक द वाइटल साइन, चेक द वाइटल साइन, उसके वाइटल साइन को चेक करने हैं। और रीगेन कॉन्शियस, उसका देखना कि जो डिसओरिएंट हुआ था वो कॉन्शियस, जो पेशेंट डिसओरिएंट हुआ था, कि उसमें जो होगा था डिसओरिएंटेशन होता है पेशेंट को साइड इफेक्ट में। फिर प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर के बाद उसका डिसओरिएंटेशन देखना कि उसका ओरिएंटेशन क्या है। उसका ओरिएंटेशन में है कि अगर किसी पेशेंट को डिसओरिएंट हुआ, अगर कोई पेशेंट डिसओरिएंटेशन हुआ, अगर किसी पेशेंट को डिसओरिएंटेशन हुआ, तो उसमें सबसे पहले उसकी क्या डिसओरिएंट होगी, उसको टाइम, कि वो पेशेंट टाइम भूल जाएगा कि क्या टाइम क्या हो रहा है। फिर वो प्लेस, के उसको ये नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ पर है। फिर उसके पर्सन के जो उसके साथ है, उसके साथ है उसके फैमिली मेंबर, वे उनके भूल जाएगा। तो इस तरीके से तो साइड इफेक्ट में होता है कि डिसओरिएंट होगा पर्सन, तो उसको सबसे पहले वो टाइम भूलेगा, फिर प्लेस, फिर पर्सन। अगर जब डिसओरिएंट रीअगेन ओरिएंटेशन हो, मतलब कि जो ओरिएंटेशन है उसका वापस आ रहा है, रीअगेन ओरिएंटेशन हो रहा है, अगेन आ रहा है, तो सबसे पहले वो पर्सन को पहचान पाएगा। इसमें क्या होता है, टाइम को सबसे पहले भूल रहा था, और जब वो पहचानना, जब वो ओरिएंट करना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले वो पर्सन को पहचान पाएगा, फिर उसके बाद वो प्लेस को कि कहाँ पर है, फिर उसके बाद वो टाइम को।
तो ये होता है पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर के समय साइड लाइनिंग पोजीशन देनी, चेक करने वाइटल साइन को और रीगेन कॉन्शियसनेस। तो ये ऑल अबाउट होता है ईसीटी। तो ईसीटी ये होता है ऑल अबाउट के ईसीटी क्या होती है, किसके द्वारा ईसीटी दी गई, बेनिसियर लेटी के द्वारा 1938 के अंदर ईसीटी दी गई। इसका टाइप है, प्रोसीजर और क्या नाम, रिलेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट ऑफ द ईसीटी, रोल ऑफ नर्सिंग इन इंट्रा प्रोसीजर और प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर, ये होता है पैरामीटर। सब कुछ ऑल अबाउट बता दिया कि ईसीटी होती है। अगर आपको कोई भी रिलेटेड ईसीटी के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।